Assalamu alaikum dear students, my name is Ali Murtaza and you are watching my YouTube channel Biology Made Easy. So today our topic is amoeba and volvox. ये दोनों छोटे टॉपिक हैं इसलिए और समझने में आसान है इसलिए मैंने इन दोनों को कंबाइन करके मर्ज करके एक ही वीडियो में बनाने का फैसला किया है। तो these are amoeba and volvox. सो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किया था जिसमें हमने एक ये जो टॉपिक हैं दोनों दो बेसिकली दो ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं। एक जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है वो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखता है। So first of all, we'll start from amoeba. What is amoeba? Amoeba एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी एक सेल पर सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल हो, उसको हम यूनिसेल्युलर कहते हैं। और amoeba is a unicellular organism and यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और amoeba aquatic. What is meant by aquatic? अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा एक्वाटिक मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि वाटर में रहें उनको हम एक्वाटिक कहते हैं। लिव इन वाटर में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको हम एक्वाटिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल फिशेस या और जो जानवर ऑर्गेनिजम्स वाटर में रहते हैं उनको हम एक्वाटिक कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ एक्वाटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म and it's a unicellular organism. Unicellular organism यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल हो और वो उसका एक सेल ये है। इसका जो शेप है एमोएबा का जो शेप होता है वो इरेगुलर शेप होता है, यानी कोई रेगुलर शेप नहीं होता। फॉर एग्जांपल स्क्वायर शेप, सर्किल, स्फीयर, कोई शेप इसका नहीं होता, रेगुलर शेप है। और रीजन मैं आगे चलकर आपको बता रहा हूँ कि इसका रीजन क्या है। देन हम इसकी अगर साइज की बात करें तो ये ओवरऑल इसकी साइज है वो तकरीबन 0.25 मिलीमीटर है। यानी एक सेल की अगर हम अंदाजन साइज बताना चाहें तो ये भी एक सेल की साइज है और इसकी साइज है 0.25 मिलीमीटर, यानी इतनी साइज का जो है एवरेज एमोएबा हमें मिलेगा। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर पर आए, हमें इसका स्ट्रक्चर में आपको अगर बताऊं तो ये देखें, ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है और ये जो सेंटर में आप बड़ा सा एक सर्किल नजर आ रहा है आपको, इसको हम कहेंगे वैक्यूल। वैक्यूल जिसमें फूड स्टोर होगा। जब ये किसी भी फूड को ट्रैप करेगा उसको कप लाइक शेप बनाता है जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, उसमें ट्रैप करेगा। फिर इसका काम होगा, फिर जब वो खाना एंटर करेगा तो ये जो स्ट्रक्चर्स आप छोटे छोटे सर्कल्स देख रहे हैं इनको हम लाइसोसोम कहते हैं। अब लाइसोसोम क्या है? किसी भी सेल में डाइजेशन का जो अमल है उसको अंजाम तक लेके जाने के लिए हमारे पास ऑर्गेनेल्स हैं जिनको हम लाइसोसोम कहते हैं। और इनके अंदर लाइसोसोम के अंदर 40 प्लस टाइप्स के एंजाइम्स हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। खासतौर पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लाइसोसोम में 40 प्लस टाइप के मौजूद होते हैं जो कि फॉर एग्जांपल अगर प्रोटीन है तो इसमें
जो है पेप्सिन आ जाएगा, प्रोटीएज, ये जो एंजाइम्स हैं ये आ जाएंगे। अगर फेट है तो लाइपेज एंजाइम जो है इसमें मौजूद होगा, तो ये डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। और उसके बाद जो फूड जो स्टोर होगा वो वैक्यूल में स्टोर होगा। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको डार्क स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको हमने नाम देना है न्यूक्लियस, बिकॉज a cell cannot be without nucleus. न्यूक्लियस के सिवा कोई भी सेल नहीं हो सकता। So it's the nucleus of amoeba, and this is called माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन यानी एक को माइटोकॉन्ड्रियन कहेंगे, सॉरी ज्यादा को माइटोकॉन्ड्रिया, एक को माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे। तो इट्स माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें से हमें फूड से जो है एनर्जी हासिल होगी। और माइटोकॉन्ड्रिया को मैं ज्यादा डिफाइन नहीं करूंगा, जस्ट 9th में आप इतना ही पढ़ेंगे। आगे जो है सेल वाले चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा कि और डिटेल्स क्या है माइटोकॉन्ड्रिया की। तो ये जो आपको ब्लैक कलर की जो बाउंड्री नजर आ रही है, इसके जो अराउंड बाउंड्री है उसको हम ये इसको हम कहेंगे, this is called what? This is called cell membrane. Cell membrane, इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, जो प्रोटेक्ट करेगी एमोइबा के साइटोप्लाज्म को और इसकी मूवमेंट में भी मदद करेगी। तो नेक्स्ट हम आते हैं, ये जो ओवरऑल आपको रेड कलर और ग्रीन कलर का जो एरिया है, इस एरिया को मिलाकर हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। साइटोप्लाज्म, अब साइटोप्लाज्म के दो हिस्से हैं, इसमें साइटोप्लाज्म के दो हिस्से हैं, मैं आपको लिखवा रहा हूँ। साइटोप्लाज्म के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है आउटर साइटोप्लाज्म, आउटर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म is called sorry एक्टोप्लाज्म, हम इसको एक्टोप्लाज्म कहेंगे, या फिर दूसरा नाम इसका है जेल, हम इसको जेल कहेंगे, जो कि ट्रांसपेरेंट है, यानी इसके आगे भी अगर हम खड़े हैं तो इसके पीछे जो चीज है हमें नजर आएगी, अगर पीछे खड़े हैं तो आगे वाली चीज हमें नजर आएगी, लाइक अ ग्लास। अच्छा, जो इनर पार्ट है इसका एमोइबा के साइटोप्लाज्म का जो इनर पार्ट है, इनर पार्ट और इनर साइटोप्लाज्म, इनर साइटोप्लाज्म is called inner cytoplasm is called endoplasm, एंडोप्लाज्म, या इसको हम दूसरे लफ्जों में इसको हम सोल कहते हैं, एंडोप्लाज्म या सोल। और इन दोनों को मिलाकर और अगर हम न्यूक्लियस भी कंबाइन करें तो वो प्रोटोप्लाज्म बनेगा, बिकॉज प्रोटोप्लाज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड होल साइटोप्लाज्म। तो दिस वाज अबाउट एमोइबा, आई होप आपको समझ में आ गया। तो अगर आ गया है तो हम वॉलवॉक्स की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज वॉलवॉक्स। पहले हम वॉलवॉक्स, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो एमोइबा है ये यूनी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है।
यूनिसेलर ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है। तो नेक्स्ट वॉल्वॉक्स की तरफ आते हैं। तो वॉल्वॉक्स जो है, अब हम इसमें फर्स्ट पॉइंट ही ये लिखेंगे कि वॉल्वॉक्स बिलोंग्स टू कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिसेलुलर होंगे और वो कॉलोनी की शक्ल में रहेंगे। और नेक्स्ट चीज क्या होगी, वो एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट होंगे। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये वॉल्वॉक्स है तो इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस वन, यानी ये इस पर डिपेंड नहीं करता। और ये सब जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे। तो दूसरी पॉइंट मैं आपको लिखवा दूं कि ये जो है ये भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ये भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये पूरा सेल है एक, और इस सेल में ये जो आपको सेल लाइक नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं फ्लैजिला, और ये मूवमेंट में मदद करता है। एमोइबा में जो है इसकी सेल मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म मूवमेंट में हेल्प दे रहा था। और अगर हम इसमें बात करें कि ये जो है तो हम न्यूक्लियस कहेंगे, और ये वैक्यूल है, एंड दिस इज आई स्पॉट, दिस इज आई स्पॉट। अच्छा, एक डिफरेंस ये है एमोइबा और वॉल्वॉक्स में कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से है, ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन से है। और सिमिलर चीज क्या है, ये यूनिसेलुलर है, ये भी यूनिसेलुलर है। और एक और डिफरेंस है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है। और आइस्पॉट है, आइस्पॉट नहीं है। ये डिफरेंस आपने जान लेना है। तो ये जो आप ग्रीन कलर का एरिया नजर आ रहा है आपको, ये मैं इसलिए बनाया है मैंने कि मैं आपको बता सकूं कि इट्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, जिसमें कि क्लोरोफिल है। इट्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, ऐसा ऑर्गेनिल सेल का जिसकी मदद से कोई ऑर्गेनिज्म अपना जो फूड है तैयार कर सकता है। तो इसमें हम एक बात जान ली, वो लिखते हैं हम यहाँ के कैन प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस यानी ये फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना फूड तैयार कर सकते हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन की सूरत में, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की सूरत में, यानी कॉलोनी की सूरत में रहते हैं। और इस कॉलोनी में तकरीबन ये एस्टिमेट किया जाता है कि 50,000 या उसके प्लस जो है वॉल्वॉक्स होते हैं, वॉल्वॉक्स कॉलोनी में मौजूद हैं, होंगे जहां भी इनकी कॉलोनी होगी। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिस्कवर्ड बाय वैन यूएन इन 1700, यानी 1700 ईस्वी में इसको डिस्कवर किया गया था। और डिस्कवर किया था, इसको मैं हाईलाइट कर दूं, वैन ल्यूएन ने।
एलियन ने इसको डिस्कवर किया था और ये फोटोसिंथेसिस खुद कर सकते हैं और किसी जमाने में इनको अलजी भी कहा जाता था, अब नहीं कहते बिकॉज ये कॉलोनी की सूरत में होते हैं और वो अलजी या तो यूनिसेलुलर होगी या मल्टीसेलुलर होगी। तो इट वाज ऑल अबाउट द एमोइबा एंड वोल्वॉक्स। आई होप आपको समझ में आ गया और इसी के साथ हमारा जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी वो कंप्लीट हुआ और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको समझ आ गया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।